में बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 451 से लेकर 459 तक की धाराएं हैं और इसमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कही गई है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से हमारा क्या मतलब है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से हमारा ये मतलब है कि जब कोर्ट में कोई मुकदमा आता है, उसकी इंक्वायरी हो रही है या उसकी ट्रायल हो रही है या वो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान मामला चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस कई तरह के आर्टिकल जब्त करती है उन केसेज के दौरान। जैसे हम बात करें कि थेफ्ट केस है, तो थेफ्ट केस में अगर कोई चोर किसी घर के अंदर प्रवेश करके कोई संपत्ति चोरी कर लेता है, कोई गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट चोरी कर लेता है और फिर उस चोर के खिलाफ, उस थीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जो विक्टिम है, जिसके साथ वो अपराध हुआ है, वो अपनी संपत्ति छुड़वाना चाहता है। तो वो संपत्ति कौन से प्रावधानों में छुड़वाएगा, किस तरह वो संपत्ति कोर्ट रिलीज करेगा, इन सब के बारे में ये चैप्टर 34 बात करता है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब ये दिमाग में आप लोगों के प्रश्न चलता होगा कि ये जो मालखाना जब्त होता है तो इसको रखते कहाँ हैं? देखिए, पुलिस के यहाँ एक कमरा बना हुआ होता है, उसको मालखाना रूम बोलते हैं। उस मालखाना रूम के अंदर सामान रखा होता है। अगर वैल्यूएबल कोई आर्टिकल है तो उसको कोई मोटी तिजोरी के अंदर रखा जाता है और अदरवाइज नॉर्मल जो आर्टिकल होते हैं वो उस कमरे के अंदर ऐसे ही रखे जाते हैं और सील बंद भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो सील बंद रखनी पड़ती हैं, तो उस कमरे के अंदर वो सील बंद हालत में रखते हैं। और उनका एक मालखाना इंचार्ज होता है, वो प्रॉपर रूप से उसकी कस्टडी में दिए जाते हैं। थाने के अंदर एक मालखाना रजिस्टर रखा जाता है, प्रॉपर्टी रजिस्टर, उसमें उनका इंद्राज होता है, मतलब उनमें उनकी प्रविष्टि होती रहती है। इसी तरह कोर्ट में भी मालखाना रूम बने हुए होते हैं और जो ऑफिसर होता है कोर्ट का, उस ऑफिसर को पर्सनल नाम से इस मालखाने का चार्ज दिया जाता है। मालखाना दो तरह के होते हैं, एक डबल लॉक का मालखाना होता है, एक सिंगल लॉक का मालखाना होता है। तो सिंगल लॉक का मालखाना तो उसमें तो नॉर्मल चीजें होती हैं, लेकिन डबल लॉक वाला इम्पोर्टेंट होता है और वो उसमें दो व्यक्ति जो है वो प्रभारी रहते हैं और दो चाबियों से ही वो खुलता है। तो इस तरह उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंस अपने आप में रहता है। मालखाना बाकायदा एक रजिस्टर चलता है, उसमें एंट्री होती है और जब भी ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है तो वो दूसरे ऑफिसर को उसका चार्ज दे के जाता है और चार्ज देते वक्त भी एक एक चीज को बाकायदा सुपुर्द किया जाता है। जो वैल्यूएबल चीज होती है आजकल तो ये होने लग गया कि उनको बैंक में ही जमा करवा दिया जाता है। इस जो चैप्टर की धाराएं हैं उनको थोड़ा सा उन पर नजर डाल लेते हैं कि वो क्या क्या कहती हैं। सबसे पहले हमारे पास धारा है 451। ये सेक्शन 451 पेंडिंग ट्रायल की बात करता है, यानी जब कोई कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग है और उस दौरान वो कोई संपत्ति रिलीज करना चाहता है, कोई उसके सामने एप्लीकेशन आती है, तो कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो इस धारा 451 के अंदर उस संपत्ति को रिलीज कर सकता है। इसमें कोर्ट इंटरिम कस्टडी देता है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है इंटरिम कस्टडी, यानी ट्रायल अभी पेंडिंग है और वो जो प्रॉपर्टी का ऑनर है या जो भी संबंधित व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति को रिलीज करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। इस एप्लीकेशन को बोलते हैं सुपुर्दगी की एप्लीकेशन। कई बार कोई गाड़ी भी हो सकती है इसमें, या हम बात करेंगे अलग अलग केसेस में क्या क्या सामान जो है या प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है जिसको वो छुड़वाने के लिए, रिलीज करवाने के लिए आएगा। तो इंटरिम कस्टडी कोर्ट यहाँ देता है। अब कोर्ट को ये देखना है कि अगर उस संपत्ति की कस्टडी हम दे देते हैं और संपत्ति की कस्टडी देने के बाद अगर उसका कोई रूप चेंज हो गया प्रॉपर्टी का या स्वरूप चेंज हो गया तो उसका साक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारे बिंदुओं पर कोर्ट विचार करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि इसमें एविडेंस लेने के बाद ही प्रॉपर्टी की कस्टडी दी जानी चाहिए,
तो फिर वो एविडेंस कलेक्ट कर लेता है, यानी विटनेसेस की बयान रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद ही प्रॉपर्टी को रिलीज करता है। और कई बार कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो पहले भी इसमें छोड़ देता है। और जब वो इंटरिम रूप से संपत्ति को रिलीज करता है तो बेल बॉन्ड अवश्य लेता है। हालांकि इस धारा में कहीं ये नहीं कहा गया है कि कोर्ट किसी तरह के बेल और बॉन्ड लेगा, लेकिन कोर्ट इस तरह के बेल बॉन्ड लेता है। जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं तो कोर्ट एक निश्चित राशि के, जैसे किसी व्यक्ति की जमानत होती है तो उसमें तो हम बेल बॉन्ड बोलते हैं, यहाँ हम उसको कहते हैं सुपुर्दगीनामा और जमानतनामा। यानी वो व्यक्ति एक निश्चित राशि की सुपुर्दगीनामा और जमानतनामा कोर्ट में पेश करता है, जिसमें वो निश्चित रकम भर के इस बात की गारंटी देता है कि वो न्यायालय की शर्तों के अनुसार ही इस संपत्ति का उपयोग करेगा, और न्यायालय जब कभी इस संपत्ति को वापस कोर्ट में मंगवाएगा तो वो कोर्ट में उसको पेश कर देगा। कई बार न्यायालय उस पर कई तरह की शर्तें लगा देता है, जैसे उसको आगे सेल आउट नहीं करेगा, या उसके किसी रूप में परिवर्तन नहीं करेगा, या उसके उपयोग पर भी कई बार प्रतिबंध लगा देता है। तो इस तरह की प्रतिबंध भी कोर्ट लगा सकता है। दूसरी हमारी धारा है सेक्शन 452। ये 452 कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बारे में बात करती है, यानी जब किसी कोर्ट को इंक्वायरी या ट्रायल कंप्लीट होने के बाद किसी संपत्ति का डिस्पोजल करना है तो वो कर सकता है। वो इस धारा में वो करता है, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद करता है, यानी जब ट्रायल कंप्लीट हो जाती है या वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो कोर्ट संपत्ति को सुपुर्द कर देता है। और इसमें भी वो ये शर्त लगा सकता है, सुपुर्दगीनामे जमानतनामे ले सकता है, यानी प्रतिभूत सहित या रहित वो बॉन्ड वगैरह ले सकता है। इसमें ऐसी बात कही गई है। और उसमें ये भी वो लिखता है कि अपील की अवधि के बाद ही ये संपत्ति उसको रिलीज की जाएगी। तो ये सारी बात इस धारा 452 में कही गई है। इसमें इस धारा के स्कोप को समझने के लिए हम दो केसेस की चर्चा यहाँ करते हैं। एक हमारे पास केस है मिर्जा इकबाल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये पीसी एक्ट का मामला था, यानी जो एंटी करप्शन का कानून है उसके तहत एक पुलिस कांस्टेबल को 500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। तो फिर बाद में वो 500 रुपए कोर्ट ने इस कांस्टेबल को दंडित करके और 500 रुपए कन्फिस्केट कर लिए, यानी जब्त सरकार कर लिए। तो वो व्यक्ति अपील में गया और उसने ये कहा कि जो स्पेशल कोर्ट थी पीसी एक्ट की, उसको ये पावर नहीं था इस एंटी करप्शन लॉज के तहत कि वो इस राशि को, क्योंकि ये थोड़ा पुराना केस है और इसमें 500 रुपए भी मतलब उस वक्त के जमाने के हिसाब से ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, पीसी एक्ट में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है, जो एंटी करप्शन का कानून है, कि कोर्ट इस सिविल प्रक्रिया इस दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इसको ना छोड़ सके, इनको कन्फिस्केट ना कर सके। कन्फिस्केट का मतलब होता है कि वो उसको जब्त सरकार करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब उसने स्पेशल कोर्ट ने पूरी ट्रायल ही सीआरपीसी के अंडर में की है और इस पीसी एक्ट के तहत ऐसा कोई धारा में नहीं दिया हुआ है कि वो सीआरपीसी की पावर्स को ना यूज कर सके, तो वो उन्होंने उसकी जो प्रार्थना थी उसको खारिज कर दिया और इस क्लैरिफिकेशन को सही होना माना। तो ये देखिए आप इसका एक ये एस्पेक्ट है इसके पीसी एक्ट के संदर्भ में। दूसरा हमारे पास केस है रेमू पॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये 1977 AIR 2255 का केस है। ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है और इस केस में कस्टम्स एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज का एक मामला था। एक व्यक्ति आया बाहर से और उसके पास कोई विदेशी मुद्रा जब्त हो गई, तो सीजीएम कोर्ट में ये मामला चला और सीजीएम कोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा सुना दी और साथ में ये भी कहा कि अगर ये जो विदेशी मुद्रा है ये अगर जब्त सरकार नहीं हुई है, कन्फिस्केट नहीं की गई है, तो फिर ये कन्फिस्केट की जाती है।
तो ये जो प्रॉपर्टी का एक विशेष तरीके से सीजेएम कोर्ट ने डिस्पोजल किया, इसके अगेंस्ट में मामला माने हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो कस्टम्स एक्ट है उसमें कस्टम अथॉरिटीज को भी ये पावर है कि वो अपने यहाँ जब्त विदेशी मुद्रा को जब्त सरकार कर सके, कन्फिस्केट कर सके, और सीजेएम को भी पावर है। दोनों की पावर साथ साथ है, कंकरेंट पावर है। लेकिन यहाँ संपत्ति जो है कस्टम्स एक्ट के तहत जो संपत्ति जब्त की गई ये सीजेएम की कस्टडी में नहीं दी गई थी और ये कस्टम्स की अथॉरिटियों के पास ही थी, और सीजेएम कोर्ट ने ये पता नहीं किया था कि कस्टम अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर इस बारे में किया या नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि अगर उन्होंने कस्टम्स अथॉरिटीज ने इसमें कन्फिस्केट नहीं की है संपत्ति तो कन्फिस्केट की जाती है। तो उन्होंने कहा कि सीजेएम को ये पता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी का क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये अंदेशा पूरा है कि सीजेएम का ऑर्डर और कस्टम अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हो जाए। तो ऐसे मामले में उन्होंने सीजेएम का आदेश जो है रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि कस्टम्स एक्ट के मामले में धारा 452 का किस तरह उपयोग किया, इस अथॉरिटी के माध्यम से, इस रूलिंग के माध्यम से हमको ये बात पूरी समझ में आ जाती है कि इस धारा का स्कोप क्या है। ठीक है, अब जो हमारी तीसरी धारा है वो है सेक्शन 453। ये सेक्शन 453 एक इनोसेंट परचेजर को बचाती है। कैसे बचाती है कि इसमें जैसे मान लीजिए कोई थेफ्ट केस है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी का मामला है, कोई व्यक्ति किसी ने बोनाफाइड परचेज कर ली है कोई संपत्ति और जो चोरी की है। अब क्या होता है कि वो चोर व्यक्ति पकड़ में आ जाता है और उसके पास से कोई धन भी बरामद हो जाता है। तो धारा ये कहती है कि अगर उस अक्यूज्ड व्यक्ति के पास कोई धन बरामद हुआ है तो ये जो इनोसेंट परचेजर है और पुलिस ने चूंकि उसके पास से वो संपत्ति दौरान इन्वेस्टिगेशन जब्त कर ली है, तो वो जो इनोसेंट परचेजर है उसका तो पैसा भी लग गया और उसके पास वो संपत्ति भी नहीं बची, क्योंकि वो संपत्ति तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब्त कर ली। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कंपनसेट करने के लिए इस धारा में ये कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति इनोसेंट परचेजर है तो फिर उसको उस अक्यूज्ड व्यक्ति के पास अगर और कोई धन मिलता है तो उस धन में से उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। और साथ में इस धारा को पढ़ने से हमें ये भी समझ में आता है कि कोर्ट जो है जिस व्यक्ति के यहाँ से संपत्ति जब्त हुई है, जिस व्यक्ति के यहाँ से वो संपत्ति चोरी हुई थी, तो उस व्यक्ति को यह आदेश नहीं देगा कि वो इस इनोसेंट परचेजर के अधिकारों की रक्षा करे। यानी जो चोर है उसको तो सजा हो गई, अभी दो व्यक्ति हमारे पास बच गए। एक व्यक्ति विक्टिम है जिसके यहाँ से चोरी हो गई और दूसरा व्यक्ति वो है जिसने बोनाफाइड रूप से उस संपत्ति को परचेज कर लिया और उसको ये पता नहीं था कि यह संपत्ति चोरी की है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इन दोनों के अधिकारों में बैलेंस करते हुए और इस जो ये इनोसेंट परचेजर है इसको भी उसको कुछ धन देने की, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा अगर ऐसा कोई धन उस अक्यूज्ड व्यक्ति से, उस मुलजिम से बरामद हुआ हो तो। और अगर बरामद नहीं हुआ है तो फिर इसको क्रिमिनल कोर्ट कुछ भी नहीं देगा, ये इनोसेंट परचेजर चाहे तो सिविल कोर्ट जा सकता है। तो ये धारा 453 कहती है। अब सेक्शन 454 ये कहता है कि ये जो सेक्शन 452, 452 में और 453 में अगर कोई ऑर्डर होगा तो वो अपीलेबल आदेश है और ऐसा अपीलेबल आदेश उस कोर्ट में जाएगा जहां से उस कोर्ट की नॉर्मली अपील जाती है। जैसे अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो एडीजे कोर्ट या सेशन कोर्ट में अपील जाएगी, और अगर मामला एडीजे कोर्ट या सेशन कोर्ट का है और उन्होंने संपत्ति का डिस्पोजल किया है तो फिर मामला अपील में हाई कोर्ट जाएगा। तो ये बात ये धारा 454 कहती है। अब सेक्शन आता है 455। सेक्शन 455 उन संपत्तियों के डिस्पोजल के बारे में कहता है कि जो संपत्ति जैसे मान हानिकारक वस्तुएं हुए हैं उनको जब्त किया गया है तो ये
सेक्शन कहता है कि फिर उनको नष्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और सेक्शन 456 इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के बारे में है कि कई बार कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और फोर्स का यूज करके और पहले से जो आदमी कब्जे में है उसको बेदखल कर देता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि क्रिमिनल कोर्ट ये कर सकती है कि जब उस अक्यूज्ड व्यक्ति को सजा देती है तो फिर जो विक्टिम है उसका वो पोजीशन बहाल कर सकती है। लेकिन जहां कोई राइट्स की बात है तो उसको तो सिविल कोर्ट ही तय करेगा। तो इस मामले में ये इन्होंने बात कही है पोजीशन रेस्टोरेशन की, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई मामला है तो। 457 अगर पुलिस के पास कोई प्रॉपर्टी है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है तो उनके बारे में ये डिस्पोजल की बात करती है। सामान्यतः जब कोर्ट में जब किसी अपराध के संबंध में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन लंबित होता है तो उस वक्त इस धारा के तहत कोर्ट में संपत्ति को छुड़ाने के लिए सुपुर्दगी की दरखास्त लगती है। इसी तरह इस धारा का जो सेकंड क्लॉज है वो अनक्लेम्ड संपत्ति के बारे में बात करता है। हमने धारा जैसे 102 सीआरपीसी पर एक वीडियो बनाया था, तो कई बार पुलिस लावारिस वस्तुओं को जब्त कर लेती है। तो लावारिस वस्तुओं को अगर पुलिस ने जब्त किया है और 6 महीने तक उसका कोई ऑनर नहीं आता है तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उसका प्रोक्लेमेशन जारी करता है और प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद भी कोई व्यक्ति वहां नहीं आता है। इसमें 6 प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद 6 महीने तक वेट किया जाता है और वेट करने के बाद भी कोई नहीं आता है तो धारा 458 के तहत उस संपत्ति को सेल कर दिया जाता है और जो भी उसका पैसा आता है वो सरकार के खाते में जमा करा दिया जाता है, यानी उस संपत्ति की मालिक जो है वो सरकार को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब 459 सेक्शन ये कहती है कि पेरिशेबल प्रॉपर्टी को कोर्ट तुरंत जो है उनको सेल आउट कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी होती है जैसे कोई दूध है, सब्जी है, ऐसी कोई शीघ्र ही नष्ट होने वाली संपत्ति है तो कोर्ट उसको तुरंत भी उसका डिस्पोजल कर सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कोर्ट में ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां आती हैं जिनका डिस्पोजल कोर्ट के द्वारा होता है। थोड़ा सा हम इन धाराओं को समझने के प्रयास में पहले इसका थोड़ा सा पहले का पार्ट देख लेते हैं कि जैसे चोरी का केस है तो अगर उस व्यक्ति ने कोई गाड़ी चुराई है या कोई मतलब कोई गोल्ड चुरा लिया है तो वो संपत्ति आ सकती है। इसी तरह अगर जैसे मर्डर केस है तो मर्डर केस में अगर पुलिस कोई कपड़े जब्त करती है, जैसे विक्टिम के खून आलूदा कपड़े जब्त किए या मुलजिम के कपड़े जब्त किए या मौके से कोई हथियार बरामद किया, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो है उसका डिस्पोजल कोर्ट को करना होता है। इसी तरह रेप केस में जो पीड़िता है और एक्यूज्ड है उनके सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, सीमन इत्यादि के सैंपल लिए जाते हैं, उनके कपड़े जब्त करते हैं या मौके से कोई वस्तु उठाई जाती है। फेक करेंसी में नकली जो करेंसी होती है उसको जब्त करते हैं। एक्साइज एक्ट में वाइन को जब्त कर लिया जाता है। एनडीपीएस में ये जो अफीम वगैरह होते हैं, हेरोइन, ये चरस, ये सब इनको जब्त करते हैं। पीसी एक्ट में पैसे जब्त कर लिए जाते हैं क्योंकि ये एंटी करप्शन वाला है। इसी तरह ईसी एक्ट में जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सरकार ने आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है और फिर कोई व्यक्ति उसकी कालाबाजारी करता है या अनावश्यक उसका भंडारण करता है या कोई और बात होती है तो इसी एक्ट में उसकी जब्ती हो जाती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कुछ इसमें दवाइयां वगैरह या ऐसी कुछ नकली अगर कोई दवाइयां बेचता है तो उनको जब्त कर लिया जाता है। एमवी एक्ट में गाड़ियां जब्त हो जाती हैं। तो इन सब में ही ऐसा मामला कोर्ट के सामने आता है कि कोर्ट से गाड़ियों की सुपुर्दगी करवाई जाती है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास एक दृष्टांत है, सुंदरलाल अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2002 सप्लीमेंट्री 3 SCR 39। इसमें ये रूलिंग साइट हुई है। इसमें ऑब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ वेरियस प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है कि किस तरह से संपत्ति का डिस्पोजल कोर्ट्स को करना चाहिए। जैसे मान लो रुपए पैसे हैं तो इसमें ये कहा
कहा गया है कि रुपए पैसे को ऐसे ही नहीं रखा जा सकता, उससे गवर्नमेंट को ब्याज का भी लॉस होता है और पैसे की वैल्यू खत्म होती है। पैसा मार्केट में चलता रहना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो बैंक में जमा करवाया जा सकता है। इसी तरह जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस है या कोई और हथियार वगैरह हैं, ऐसे हथियार जैसे बंदूक वगैरह जो चलती हैं, तो वो कलेक्टर के यहाँ जमा करवाई जा सकती हैं। और जो ऐसी और जैसे गोल्ड है तो वो रिजर्व बैंक में जमा कराया जा सकता है। तो इस तरह या व्हीकल है तो छोड़ा जा सकता है, क्योंकि थानों में और कोर्ट में ये जो सामान है ये इतना भरा पड़ा रहता है कि वेस्ट होता रहता है, माल खाने भरे रहते हैं। इसी के संदर्भ में ये रूलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग है और अभी भी ये इसके माध्यम से सारे न्यायालय काम करते हैं और संपत्ति का डिस्पोजल करते रहते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग है। इस रूलिंग को तो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। अब देखिए पुलिस की जो पावर है सर्च और सीजर करने की, तो देखिए सीआरपीसी की कौन कौन सी धाराएं, जैसे 51 में किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी तलाशी ली जाती है, तो उसके शरीर पर कोई संपत्ति पाई गई तो उसको वो जब्त कर लेती है। इसी तरह सेक्शन 93 में कहीं जनरल सर्च किया 93, 94 में, और 95 में जैसे बुक्स को कहीं से जब्त किया, कोई ऐसा प्रोहिबिटेड सामग्री है जो राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दी है तो उसको पुलिस जब्त कर लेती है। इसी तरह धारा 100 सीआरपीसी में बंद स्थान की तलाशी लेता है पुलिस डिपार्टमेंट। और धारा 102 में जैसे लावारिस वस्तुओं की जब्ती कर ली जाती है। सेक्शन 53 में बाट और माप, अगर कोई व्यक्ति नकली बाट और माप रखता है तो उनकी जब्ती हो जाती है। सेक्शन 165 में जब कोई अपराध का इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करता है तो उसके दौरान वो तलाशी लेता है और सामान की जब्ती करता है। तो इस तरह पुलिस जो है सीआरपीसी में कई सारे ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं जो सर्च एंड सीजर को हमको बताते हैं। तो उनके तहत ही ये प्रॉपर्टियां जब्त होती हैं और फिर जो भी कंसर्निंग व्यक्ति होता है वो न्यायालय में उनका रिलीज करवाने के लिए, उनको रिलीज कराने के लिए आता है। और सामान्यतः रिलीज कराने के लिए जब कोई व्यक्ति आता है तो ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन लगकर कोर्ट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को या अक्यूज्ड को सुनवाई का मौका देता है, उनको एप्लीकेशन की नकल दिलाई जाती है, फिर दोनों पक्षों को सुना जाता है और कोर्ट को उचित लगता है कि इसमें किस व्यक्ति को इस संपत्ति की कस्टडी दी जानी चाहिए तो वो देता है। अगर दौरान पेंडिंग इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान देना है तो इंटरिम रूप से उनकी सुपुर्दगी दी जाती है, और अगर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इंक्वायरी के बाद अगर देना है तो वो फाइनली उनको दे दिया जाता है। केवल अपील या अपील की अवधि के बाद ही छोड़ने का आदेश होता है और अपील के अधीन ही वो संपत्ति रिलीज की जाती है। इस तरह ये जो पावर है पुलिस की सर्च एंड सीजर करने की, तो पुलिस जब उन सामान को सीज कर लेती है तो कोर्ट अपनी इन पावर्स को रिलीज करने की पावर को एक्सरसाइज करता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये जो सीआरपीसी का चैप्टर 34 है इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और डे टू डे में ये कोर्ट में काम आता है, क्योंकि लगातार ही ऐसा देखते हैं कि कोर्ट में लोग गाड़ियां छुड़ाने के लिए आते रहते हैं, अपराधों में भी जब्त हो जाती हैं और अन्य किसी तरीके से भी आईपीसी के अपराध हो गए, अन्य अपराध हो उनमें ये सामान और वस्तुएं जब्त होती रहती हैं। और जैसे मर्डर केस वगैरह में जो खून आलूदा कपड़े होते हैं, हथियार होते हैं, उनको कोई छुड़ाने नहीं आता है, लेकिन उनको जो है कोर्ट डिस्ट्रॉय करने के आदेश करता है। तो ये हमने कुछ प्रोविजन देखे।